बिहार एपीओ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में we will be dealing with lecture number 6. Today we have to do the lecture number 6, constitutional bodies. The topic here is lecture number 6, constitutional bodies. A few of the constitutional bodies we will be doing today. ECI means Election Commission of India. Public Service Commissions, PSC. Public Service Commission. Scheduled Caste Commission, National Commission for Scheduled Caste. For Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for OBC. इतना ही करना है, बार बार हमें पता चलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो कई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के द्वारा जो बॉडीज क्रिएट किए गए हैं, जो बॉडीज इस्टेब्लिश किए गए हैं और जिनके फंक्शंस इत्यादि के संबंध में जो प्रोविजंस हैं या इनेबलिंग डिटेल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नॉमेनक्लेचर के मामले में सभी अच्छी तरह समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो उसको कोई और नाम दिया जा सकता है, डिपेंड करता है। जैसे किसी बॉडी का या किसी फंक्शनरी का या किसी पोस्ट इत्यादि का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है लेकिन ऑर्डिनरी लॉ में है, मतलब स्टैट्यूट में है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी फिर वो कहलाए। जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई मेंशन नहीं है। ये और बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, उसके ही परसुएंस में कॉन्स्टिट्यूशन के ही उद्देश्यों के लिए कोई भी संस्था बनाई जाती है अंततः, लेकिन उसका जिक्र एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं कहलाएगी। अब बाद में पता चलता है इंक्वायरी करें तो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। उस ऑर्डिनरी लॉ का नाम है सीवीसी एक्ट 2003। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि सीवीसी को फिर स्टैट्यूटरी बॉडी कहना पड़े। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह फिलॉसफी के तौर पर समझ लीजिए कि जो भी कंट्री के बॉडी पॉलिटिक में एग्जिस्ट कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को ही वन वे और दी अदर, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फुलफिल करने के लिए ही बना है, नहीं तो वो इलीगल हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, कोर्ट उसको ऐसा डिक्लेयर कर देंगे। तो जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट टर्म्स में इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग भी नहीं है। हाँ, प्रॉपर नेम उसका देना हो, जो बॉडी स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट की गई है तो उसको अगर प्रॉपरली कहना हो तो स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। फिलहाल हमारा कंसर्न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही तो है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फंक्शनरी ही तो है। बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं
वो हमारे टॉपिक में आज का सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लें। वैसे इसका नाम बस इलेक्शन कमीशन ही है, थोड़ा नॉमेनक्लेचर को ज़्यादा मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह देते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है या ओवरऑल इलेक्शन से रिलेटेड जो थ्योरी, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में बनाए गए। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है, तो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में पीरियोडिक इलेक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना के तौर पर देखे जा सकते हैं। पीरियोडिक इलेक्शंस के थ्रू ही जनता को अपने सोवरेन विल को, अपनी इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। जनता अपने वोट के द्वारा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने का मौका देती है, वही देश पर राज करता है। तो पीरियोडिक इलेक्शंस का इसलिए बिल्कुल सही तरीके से फ्री एंड फेयर मैनर में उसका होना ज़रूरी है। इलेक्शन की जो प्रोसेस है, उसकी जो मशीनरी है, वो बिल्कुल फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट टाइप का हो। किसी भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, चाहे सेंटर की हो, स्टेट की हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इत्यादि के इन्फ्लुएंस में अगर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन मशीनरी काम करेगी तो उस देश में डेमोक्रेसी का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। इसलिए इलेक्शन मशीनरी का, इलेक्शन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का फुल्ली ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, तभी वो डेमोक्रेसी को सर्व कर पाएंगे, तभी वो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कर पाएंगे। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर के बड़े कॉन्शियस थे। यही वजह है कि उन्होंने इलेक्शन के मशीनरी के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेपरेट पार्ट ही डेडिकेट कर दिया, और वो है पार्ट 15। पार्ट 15 में कई प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 324 से शुरू होकर 329 तक है। लेकिन पर्टिकुलरली हम इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 329 में ही दिया गया है, पर्टिकुलरली आर्टिकल 324 के क्लॉज 1 में। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का जिक्र यहां पर इसलिए हुआ है कि क्या करेगा इलेक्शन कमीशन, यह बतला दिया जाए शुरुआत में। इलेक्शन कराने वाली संस्था, इलेक्शन की प्रक्रिया के ऊपर निगरानी रखने वाली संस्था, इलेक्शन से या वोटों की काउंटिंग के बाद इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाली संस्था, इसके बहुत सारे काम हैं, मल्टीपल वर्क्स हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। फिर भी इसको अपने ही सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और स्टाफ से इसका काम नहीं चल पाता, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपना स्टाफ, अपने एम्प्लॉइज इसको जरूरत पड़ने पर अवेलेबल कराते हैं। फिलहाल अगर हम देखें आर्टिकल 324 के क्लॉज 1 को, तो दिखाई पड़ता है कि द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर and the conduct of all elections to the parliament and to the legislature of every state and of elections to the offices of president and vice president shall be vested in a commission referred to in this constitution as the election commission. तो इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इन प्रिंसिपल ये यहां पर बताया गया है क्लॉज 1 में, कि अगर हम अपने तरीके से प्रायोरिटी या पेकिंग ऑर्डर का चुनाव करें तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन, हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इलेक्शन ही सिर्फ नहीं करवाना है, इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को भी तैयार करने और समय समय पर उसको अपडेट करने की जरूरत होती है। तो ये जितने इलेक्शंस हमने नाम लिया,
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उन इलेक्शंस के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट करना, इलेक्टोरल रोल तैयार करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी, है नहीं? तो इलेक्शन कमीशन इज वेस्टेड विथ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए। conduct of elections for the post of president and vice president, conduct of election for the houses of the parliament, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा, ऐसा नाम ले सकते हैं इस तरह से। conduct of the election, conduct of election for the house or houses of state legislature, and preparation of electoral rolls for the above said elections. नोट में लिख सकते हैं the conduct and preparation work requires superintendence and control and which power and which functions are performed by the election commission. Performed by the election commission, EC. ये इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन भी बता दी गई है। कहता है क्लॉज 2 आर्टिकल 324 का कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। लेकिन दिस इज नॉट ऑल, इलेक्शन कमीशन के अंदर और भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं, और भी कमिश्नर्स हो सकते हैं। चीफ का नाम तो हमेशा ही रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी हो सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, कोई एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं है, यहां पर हो सकते 2, 4, 5 जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करे। तो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर जरूरत है तो और भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसके मामले में प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे। प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे मतलब प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स। कैबिनेट सिस्टम में प्रेसिडेंट जो भी करते हैं वो उनके कैबिनेट के एडवाइस से ही होता है। तो आज के समय में अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन नो डाउट मल्टी मेंबर बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कई और भी कमिश्नर्स हैं, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस के काफी लॉन्ग ईयर्स में इलेक्शन कमीशन एक 1 मेंबर बॉडी ही रहा है। 1 मेंबर बॉडी कहने से तात्पर्य यह है कि जो मैनेजमेंट है वो
मैनेजमेंट में जो गवर्निंग पोजीशन है वो सिर्फ एक पर्सन के हाथ में रहा है, बाकी तो ब्यूरोक्रेट्स स्टाफ तो तमाम होंगे, अकेले थोड़ी काम करेंगे वो जो एक कमिश्नर है वो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुरुआत से लेकर 1989 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही सिर्फ काम किया, अपने पूरे स्टाफ ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया इलेक्शन के इन पर्पसेस के लिए। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में किया गया एक अमेंडमेंट है। आपको ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 326 है वो वोटिंग एज के बारे में प्रोविजन बतलाता है, और वहां प्रोविजन ये है कि मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर कोई अपना 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो, मतलब 18th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर चुका हो, तो वोटर के तौर पर एनरोल्ड होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लॉ है जिसके तहत आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और खुद को आपको इनरोल कराना पड़ेगा, तभी आप वोट अपना डाल सकते हैं। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, राइट है कि आप अगर 18th ईयर कंप्लीट कर लेते हो अपने लाइफ का तो यू कैन बिकम एन एलिजिबल वोटर। यंग एज को, यूथफुल पॉपुलेशन को मौका देना था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया आर्टिकल 326 को अमेंड करने के, क्योंकि 1988 से पहले मिनिमम वोटिंग एज का जो प्रोविजन आर्टिकल 326 में दिखाई पड़ता था वो था मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 1988 में अमेंडमेंट के पहले वोटिंग एज, मिनिमम वोटिंग एज क्या थी? 21 ईयर्स। उसको कम करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 61st अमेंडमेंट 1988 में इनैक्ट हुआ, आर्टिकल 326 को अकॉर्डिंगली इनैक्ट कर दिया उसने, और अब आप 21 ईयर्स की जगह पर वहां 18 ईयर्स आप देखोगे, जो कि अब वोटिंग के लिए एलिजिबल एज बन गया है, मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया बन गया है। पॉइंट ये है कि 1988 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और जो एक्चुअल में इफेक्टिव हुआ 1989 से, तो इलेक्शन कमीशन का काम अचानक से मैनीफोल्ड एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया, क्योंकि अब वोटर लिस्ट को बड़े पैमाने पर अपडेट करना पड़ेगा, जो नई जनरेशन है उसका नाम ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल का काम इफिशिएंसी के साथ कर सके, इंटेंसिव मैनर में कर सके, इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स स्टाफ तो काम कर ही रहे हैं, स्टेट की भी गवर्नमेंट की मशीनरी काम कर रही है, लेकिन जो ऊपर का मैनेजमेंट के टॉप लेवल का जो कंट्रोल होना चाहिए उसमें कोई एक ही आदमी कैसे संभाल पाएगा। तो 1989 में ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ऑब्वियस सी बात है उस समय के मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करते हुए, ये किया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए। 1 साल में ये इंटेंसिव वर्क पूरा हो गया और 1990 में ही 2 इलेक्शन कमिश्नर जो बनाए गए थे एक्चुअल में 1 साल पहले, उनको हटा दिया गया। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कॉन्करेंस या कॉन्सेंट से प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के मामले में कई डिफिकल्टीज, उस पर बात करेंगे। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन फिर एक सिंगुलर या सिंगल मेंबर बॉडी बन गया 1990 में। फिर 1993 में ऐसा हुआ कि उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर TN सेशन की कुछ एक्सेसिव टाइप के लगने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को बैलेंस करने, मॉडरेट करने के लिए फिर से एक बार 2 और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए।
तब से इलेक्शन कमीशन हमेशा ही मल्टी मेंबर बॉडी बना, आज भी बना हुआ है और नंबर एक्सटेंड किया गया है। तो पॉइंट यह है कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कितनी संख्या में होंगे, ये डिटर्मिनेशन किसका होगा? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट मींस प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्रेसिडेंट को ही पावर है कि वो कैबिनेट की सलाह पर काम करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करें, है नहीं? तो लैंग्वेज क्लियर है ना कि चाहे सीईसी हो या अदर कमिश्नर्स हो, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मींस प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल पार्टी से ही बनते हैं। वो उनका पॉलिटिकल कलर पूरी तरह उनसे अलग नहीं होता। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स कौन है? बीजेपी या बीजेपी के अलाइड पार्टीज के हैं। भले ही हम फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी, भले ही अनौपचारिक रूप से भी हम बीजेपी कैबिनेट नहीं कहते, एनडीए कैबिनेट नहीं कहते, वो तो मोदी कैबिनेट ही कहते हैं, फिर भी किसी पर्सन को उसके पॉलिटिकल लीनिएज से बिल्कुल आप अलग नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि अगर आज के समय में या कभी भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल बायसनेस वाली बात भी हो सकती है। अपने पसंद के ब्यूरोक्रेट को इलेक्शन कमिश्नर बनवा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवा दिया, और कल को इलेक्शन में पता नहीं वो मुझे फेवर करेंगे, ये भी मंशा हो सकती है। तो ऐसे ही सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को सिक्योर किया जाए। कैसे करेंगे? अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार है वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पर किसी को इलेक्शन कमीशन में बिठाए या हटा दे, तो फिर देश में इलेक्शन के इंडिपेंडेंस और उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी इंटीग्रिटी को लेकर के बड़े सवाल खड़े होंगे। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह बन जाएगा। डेमोक्रेसी अल्टीमेटली बहुत नुकसान की स्थिति में चली जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के जजमेंट में अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट तो करें, लेकिन एक कमिटी की रिकमेंडेशन पे, कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे नहीं, कमिटी की रिकमेंडेशन, ताकि वो इंडिपेंडेंट कमिटी प्रेसिडेंट को जो इस मामले में एडवाइस दे वो पॉलिटिकल बायस से बिल्कुल फ्री हो, इम्यून हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये उस समय मैंडेट किया अपने इस जजमेंट के द्वारा कि उस कमिटी के अंदर, उस एडवाइजरी कमिटी के अंदर मेंबर्स सर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा उसके मेंबर होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके मेंबर होंगे। तो एक 3 मेंबर बॉडी या एक 3 मेंबर कमिटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। उस 3 मेंबर बॉडी कोई इंडिपेंडेंट बनाए रखने के पर्पज से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस 3 मेंबर बॉडी के अंदर जो मेंबर होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ये जुडिशियरी तीनों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्जीक्यूटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर,
लेजिस्लेचर इन ए मैनर ऑफ स्पीकिंग, ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर कह सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है? एग्जीक्यूटिव थोड़ी है, वो तो लेजिस्लेचर का पार्ट है ना। तो लेजिस्लेचर भी आ गया लीडर ऑफ अपोजिशन के फॉर्म में। बड़ी पिक्यूलियर इंटरेस्टिंग बात हो सकती है कि लेजिस्लेचर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन ये कहा जा सकता है कि लेजिस्लेचर हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन। और जुडिशरी का तो कहना ही क्या, चीफ जस्टिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ऐसी कमेटी होगी जिसके बारे में ये बिल्कुल सहज तौर पर, पक्के तौर पर सोचा जा सकता है कि एकदम फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यह भी कहा कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है पार्लियामेंट को कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए वो मोड या प्रोसीजर बतलाने वाला लॉ बना सकती है। आप क्लॉज 2 आर्टिकल 324 क्लॉज 2 की लैंग्वेज को अगर देखें तो ये कहता है कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स if any, as the president may from time to time fix, and the appointment of the CEC and other election commissioners shall, subject to the provisions of any law made by the parliament, be made by the president. तो कहने का मतलब कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोसीजर ले डाउन करता हुआ, प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करता हुआ कोई लॉ पार्लियामेंट का अगर है, तो उस लॉ के प्रोसीजर के ही अनुसार प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर यदि कोई हो तो उनकी अपॉइंटमेंट करेगा। पार्लियामेंट ने अभी तक कोई लॉ बनाया नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अपने जजमेंट में कहा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजरल लॉ बनाया नहीं। जब तक पार्लियामेंट इस प्रकार का कोई प्रोसीजरल लॉ नहीं बनाती तब तक उस लेजिस्लेटिव वॉइड को, उस लेजिस्लेटिव गैप को फिलअप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी सजेस्ट की है वही कमेटी अपॉइंटमेंट के बारे में प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगी। खैर, पार्लियामेंट, ऑनरेबल पार्लियामेंट को एहसास हुआ होगा कि लॉ बनाने की जरूरत है। पार्लियामेंट को तो क्या एहसास होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को डोमिनेट कर रही उसी को एहसास होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है, रिमाइंड किया है, तो क्यों ना लॉ बनवा दे। तो गवर्नमेंट की पहल पर पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया और वो बिल जो प्रोसेस है उसके अनुसार दोनों हाउसेस से पास हुआ और अब एक नया लॉ बन गया, The Chief Election Commissioner and other election commissioners Appointment Conditions of Service and Terms of Office Act 2023 है नहीं? तो Chief Election Commissioner, the CEC and other election commissioners अपॉइंटमेंट एक्ट ही शॉर्ट में अगर हम बस लिख लें, अपॉइंटमेंट ETC एक्ट 2023। अब लीजिए, ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की थी उसको ज्यादा दिन काम करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ के द्वारा प्रोसीजर तय कर दिया कि अब हमारी एक सिलेक्शन कमेटी होगी, उसी सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे। तो उस इलेक्शन कमिश्नर, उस सिलेक्शन कमेटी के बारे में क्या है कि उसके मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कोई एक जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे। ये तो बढ़िया कमेटी बन गई, इंडिपेंडेंट उतना अब नहीं रही। क्या है इसमें? इसने सिलेक्शन कमेटी की बात की इस लॉ ने। इसके एक मेंबर तो पीएम होंगे, सर्वे सर्वा जैसा। दूसरा LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और तीसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम।
तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इस कमेटी में डोमिनेट कर रही है, पीएम और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। जिस मिसचिफ को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट कमेटी की बात कही थी, वो मिसचिफ फुल्ली रिमूव नहीं हो पाई, क्योंकि नए लॉ के मुताबिक जो सिलेक्शन कमेटी है उसके कंपोजिशन को देखकर ही पता चल जाता है कि वहां डोमिनेंस किसका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। कैसे? वो जो प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक हैं, वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। लीडर ऑफ अपोजिशन तो एकदम माइनॉरिटी ऑफ वन में है, एक सिंगुलर माइनॉरिटी है, उनके ऑब्जेक्शन को साइडलाइन भी किया जा सकता है। खैर जो भी हो, केस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का यही डेवलपमेंट रहा है इस मामले में। तो थियोरिटिकली या प्रैक्टिकली भी हमारे पास कोई रीजन नहीं है कोई और नोशन एंटरटेन करने का, तो इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर काम करे, ये हमारे डेमोक्रेसी और उसके प्रोसेस के हित में है। और यही वजह है कि इलेक्शन कमिश्नर इत्यादि या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इत्यादि को काफी महत्वपूर्ण सुरक्षा और उन्मुक्तियां प्रदान की गई। प्रोविजन यह है आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 में, आप नोटिस कर सकते हैं, कहता है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड। आई एम रीडिंग द फर्स्ट प्रोविजो attached to the clause 5 of article 324. Provided that the chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a judge of the Supreme Court, and the conditions of service of the chief election commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment. कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहे अपॉइंटमेंट कर रही है प्रेसिडेंट के थ्रू, लेकिन एक बार जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर, यहां इवन पार्लियामेंट भी इस इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूं ही नहीं हटा सकते किसी और ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनरी की तरह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना ही है अगर, तो उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई। आप पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर। पार्लियामेंट के दोनों हाउस पहले एक एड्रेस पास करें, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के सपोर्ट से दोनों हाउस में 2/3 वाली मेजोरिटी। तो फिर प्रेसिडेंट उस एड्रेस के ऊपर एक्ट करते हुए इम्प्यून्ड जज को, आरोपित न्यायाधीश को पद से हटा देते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहां भी वही प्रोसीजर अप्लाई करेगा, वही प्रिंसिपल, वही प्रोसीजर अप्लाई करेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर टेन्योर के कॉम्प्लीशन से पहले हटाना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर पहले दोनों हाउस बारी बारी से एड्रेस पास करें 2/3 वाली मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, और तब उस एड्रेस के ऊपर एक्शन लेते हुए प्रेसिडेंट जो चीफ कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको पद से हटा सकते हैं। जहां तक अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल का सवाल है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कॉन्सेंट या कॉन्करेंस के बिना ये नहीं हो सकता। ये प्रोविजन इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करता रहे, उसमें कोई व्यवधान ना हो। इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से इफेक्टिवली काम करने के अपने कोशिश में यह भी कर सकता है कि जो रीजनल कमिश्नर हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, और इस तरह स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से तमाम इलेक्शन वर्क किए जाते हैं। तो यही इसमें मेन प्रोविजन है।
अभी आवश्यकता इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव, और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और भी ज़्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए कुछ और रिफॉर्म किए जाएं। जैसे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की भी अपॉइंटमेंट के मामले में, पहले तो सिलेक्शन कमेटी के मामले में ही थोड़ा और रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो रिफॉर्म हुआ है वो अपर्याप्त नहीं है। एज ए बॉडी इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की आवश्यकता है। आगे चलें और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर बात करें तो आपने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी और ओबीसी की बात है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा डिस्कस कर लेना है पब्लिक सर्विसेज के बारे में। पब्लिक सर्विस कमीशंस। पब्लिक सर्विस किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट्स, जिसमें ऑफिसर्स से लेकर असिस्टेंट, क्लार्क्स, पियोन सभी आ जाते हैं, ABCD सभी, हर ग्रुप के एम्प्लॉई आ जाते हैं, सब पब्लिक सर्वेंट सभी। पब्लिक सर्वेंट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में वो तैनात होते हैं और वहां वो काम करते हैं परमानेंटली। परमानेंटली का मतलब ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो पब्लिक सर्वेंट्स जो रिक्रूट हुए हैं, जो भर्ती हुए हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, ये अपनी सेवाएं देते रहते हैं रिटायरमेंट एज तक। कभी भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव पूरी तरह पद नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सभी एक साथ रिटायर नहीं होते। पब्लिक सर्वेंट की बहाली होती, रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करें, जो स्क्रीनिंग वगैरह से रिलेटेड थ्रेशोल्ड को क्वालिफाई करें, तो वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री बतलाती है कि चाइना ने सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू पब्लिक सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट का प्रैक्टिस शुरू किया कि पब्लिक सर्विसेज में अगर टैलेंटेड और एफिशिएंट पर्सन्स नहीं आएंगे तो फिर पब्लिक सर्विसेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास लीडरशिप क्वालिटी है, विजन है, कंट्रोल की कैपेबिलिटी है उनके पास, लेकिन उनके पास टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। उनको ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करना है उसका एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो मेरिटोरियस होने चाहिए, टैलेंटेड होने चाहिए, एक्सपीरियंस से उन्होंने कुछ सीखा हो, ये इंश्योर हुई होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू पब्लिक सर्वेंट्स रिक्रूट होते हैं। इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए होना चाहिए, रिक्रूटमेंट के ही पर्पज से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जो फुल्ली इंडिपेंडेंट काम करे। जब भी हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी की, तो किससे इंडिपेंडेंस की बात करते हैं? इंडिपेंडेंट फ्रॉम whom? Obviously independent from the political executive, from the pressure and prejudices of the political executive. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब यूनियन के लेवल पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। स्टेट के लेवल पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। हमारे यहाँ कैबिनेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैबिनेट सिस्टम में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास है यूनियन में, रियल पावर स्टेट में चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास। और इन्हीं के पास बहुत बड़ा इन्हीं के पास बहुत बड़ा पैट्रोनिस का पावर है कि उनके अंडर में जो काम कर रहे पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको कहाँ तैनात करना है, उनको कब ट्रांसफर कर देना है, उनको कब नौकरी से सस्पेंड कर देना है, इन सब के मामले में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंजॉय करता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और इस पावर को इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर किसी संस्था के चेयरमैन, मेंबर्स, किसी कमीशन के हेड, मेंबर्स इत्यादि को जस्ट लाइक दैट यूं ही बिना बात के रिमूव करता रहे तो वो संस्था और उसके फंक्शनरीज इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे।
वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का फेवर ज़्यादा करना चाहेंगे ताकि उनकी खुद की अपनी जो पोजीशन है वो सिक्योर्ड रहे। हमारे संविधान निर्माता इस बात को बखूबी जानते थे, इसलिए कुछ बॉडीज के फॉर्मेशन में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रोल तो रखा गया, लेकिन उन बॉडीज के फंक्शनिंग के मामले में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रोल को मिनिमल कर दिया गया, एकदम न्यूनतम कर दिया गया, ताकि उन बॉडीज की जो इंटीग्रिटी है, उनका जो इंडिपेंडेंस है, वो फुल्ली सिक्योर्ड रहे। इसी लाइट में, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के लाइट में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशंस का प्रोविजन है। आर्टिकल 315 315 Clause 1, there shall be a public service commission for the union and a public service commission for each of the state। 315 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी यूनियन के लिए और एक एक होगी स्टेट्स के लिए, है नहीं, यूनियन और स्टेट्स ईच। यूनियन वाले का नाम आप जानते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, लेकिन क्लॉज 2 आर्टिकल 315 का कहता है कि दो स्टेट आपस में राजी भी हो सकते हैं और तय कर सकते हैं कि दो स्टेट के लिए या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में स्टेट्स के आपस के एग्रीमेंट या उनके रेजोल्यूशन के बेसिस पर कोई एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कई स्टेट के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो यहां ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकते हैं। तो एक यूपीएससी और अलग अलग स्टेट के अंदर में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट्स के लेवल पर जो है वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इनका काम क्या होगा? यहां पर इनका काम जो है वो होगा जो आर्टिकल 320 में डिफाइन किया गया है, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। बने किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूट कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बने। क्या फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए? तो दिखाई पड़ता है आर्टिकल 320 को पढ़ने से, उसके क्लॉज 1 को में इंडिकेट किया गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस टू conduct exams for appointment to the services of the union and the services of states respectively। यूनियन की सर्विसेज के लिए जो पब्लिक सर्वेंट रिक्रूट किए जाने हैं उस बारे में एग्जाम कंडक्ट कराना यूपीएससी का काम होगा। स्टेट को भी सिविल सर्वेंट्स चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी होगी। और इसके अलावा भी आर्टिकल 320 का क्लॉज 3 सफिशिएंटली इंडिकेट करता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और क्या कर सकते हैं? वो कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कंसल्टेंसी। किन मामलों में? इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। गवर्नमेंट ही एग्जीक्यूटिव डिसीजन के द्वारा डिसाइड करेगी कि रिक्रूटमेंट का मेथड क्या होगा, लेकिन उस मेथड के बारे में सजेशन प्रॉफर करने का काम पब्लिक सर्विस कमीशन करेगी। या कौन से प्रिंसिपल्स को अपॉइंटमेंट, प्रमोशन इत्यादि के मामले में
या ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के मामले में कौन से प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके मामले में कैसे डिसिप्लिनरी मैटर को हैंडल किया जाए, कैसे सिविल सर्वेंट के खिलाफ एक्शन लिए जाएं, उनके मामले में भी पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंडेशन दे सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर जो है कोई ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं, तो उनके काम को कैसे और इफिशिएंट बनाया जाए, उसके लिए भी समय समय पर पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंडेशन दे सकती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराने वाले बॉडीज हैं, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक सर्विसेज में कैसे इंप्रूवमेंट हो, पब्लिक सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट इत्यादि, उनके प्रमोशन इत्यादि के मामले में कौन से नॉर्म्स को फॉलो किया जाए ताकि एफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सके, ताकि पब्लिक सर्वेंट्स के इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग को इंश्योर किया जा सके, सो दैट कि नेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो इफिशिएंटली कंट्रीब्यूट कर सके। अब यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, गवर्निंग बॉडी तो आदमियों से ही बनेगी। यूपीएससी के एक चेयरमैन होंगे, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एक चेयरमैन हो, ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। लेकिन अकेले चेयरमैन से ही काम नहीं चलेगा, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी। तो कमीशन के अंदर अदर मेंबर्स भी हो सकते हैं। यूपीएससी में अदर मेंबर्स कितने होंगे, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अदर मेंबर्स कितने होंगे, ये प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे, या स्टेट के गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में नंबर को डिटरमिन करेंगे। इतनी बात पक्की है कि चेयरमैन तो दोनों ही जगह पे होंगे। चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं वो किसी प्रकार के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या किसी प्रकार के फियर और प्रेशर में काम न करें, इसके लिए उनके इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने वास्ते कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिए गए। एक तो उनका टेन्योर, चेयरमैन एंड मेंबर्स जो हैं उनका टेन्योर ये कर दिया गया है कि वो 6 साल तक या 65 साल की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 साल का टेन्योर या 65 साल की आयु, तो उस हद तक वो काम कर सकते हैं, उनको उससे पहले हटाया नहीं जा सकता। हटाना ही अगर हो, कंपल्सन हो, तो हटाया भी जा सकता है, लेकिन ग्राउंड होगा मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर सिर्फ एलिगेशन काफी नहीं होगा कि किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मिसबिहेव किया है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी जांच होगी, और जांच के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट अपने इस इंक्वायरी के परिणाम स्वरूप चेयरमैन या मेंबर, चाहे यूपीएससी को या स्टेट पीसीएस को, उनके खिलाफ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट अगर प्रेजेंट करता है, दोषी हैं ये, तभी प्रेसिडेंट उनको पोस्ट से हटा सकते। ध्यान रहे, इंपीचमेंट जैसा कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस यहां पर फॉलो नहीं होगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रखी गई है, तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली इंक्वायर करेंगे कि रियल में कोई पर्सन जो मेंबर या चेयरमैन है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको हटाना चाहिए भी या नहीं। तो इस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करते हैं। अब अगर हम ब्रीफली और भी टॉपिक्स को देखें जो हमारे शुरू में हमने आपको बोर्ड पे दिखाया था, तो उसमें अब एक टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फिर देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और फिर देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उनको डिस्कस करें। तो आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आपको देखना होगा। आर्टिकल 338 कहता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स के बारे में। पहले इकट्ठा एक ही बॉडी हुआ करता था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के 89th अमेंडमेंट 2003 के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, दो अलग अलग बॉडीज
रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिए गए। मतलब 89th अमेंडमेंट 2003 में जो आर्टिकल 338 में बदलाव आया, तो उसका नतीजा अब ये है, परिणाम ये है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। आर्टिकल 338। तो देयर शैल बी ए कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। नाम से ही जाहिर है कि शेड्यूल्ड कास्ट जो वल्नरेबल ग्रुप्स रहे हैं इंडिया के सोसाइटी के अंदर, अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिसेस का जिनको लॉन्ग टाइम तक सामना करना पड़ा है, लाइफ के सोशल और नेशनल लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट्स में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी का डिनायल फेस करते रहना पड़ा है, और इस वजह से सोसाइटी के पेकिंग ऑर्डर में, हायरार्की में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही लंबे समय तक, तो उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 14 है इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज के साथ, जो मोर और लेस इस बात को परमिट करता है कि सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके प्रमोशन के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट या मैकेनिज्म अगर क्रिएट किया जाता है तो ये इक्वलिटी के जनरल प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं होगा। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बनाया ही इसलिए गया है ताकि शेड्यूल्ड कास्ट के प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजंस हैं उनको इंप्लीमेंट करवाया जाए। किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये शेड्यूल्ड कास्ट के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजंस है, मैकेनिज्म है, उसको फुल्ली इन्फोर्स कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर एक निगरानी रखने की जरूरत हो सकती है। और यही भूमिका, यही रोल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव टाइप के केसेस भी देख सकता है कि जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के किसी मेंबर के साथ इंडिविजुअली या जनरली कलेक्टिवली कोई ऑफेंस हुआ हो, कहीं पर कोई सिविल रॉन्ग उनके साथ कमिट किया गया हो, तो उस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी चली या नहीं, कोर्ट ने लॉ के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट पनिशमेंट उनको दिया या नहीं, इन सभी बातों का भी संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस लेना और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काउंट किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस हैं शेड्यूल्ड कास्ट के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए, उनको कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे उनको इजीली इंप्लीमेंटेबल बनाया जाए, इसके मामले में भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो गवर्नमेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम एडवाइस दे सकता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जैसा कि आपने अभी देखा, कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव ग्रीवेंस के रिड्रेसल का भी फोरम हो सकता है। कि मान लीजिए किसी पर्सन को उसकी जाति पूछकर और ये जानकर कि वह शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, उनको जॉब में प्रमोशन नहीं दिया, नौकरी देने से मना कर दिया, ये सब सिविल रॉन्ग्स हैं। तो इन सिविल रॉन्ग्स को के मामले में कैसे प्रोसिक्यूशन हो, क्या पनिशमेंट हो, इस बारे में लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस लॉ के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को, कोर्ट्स को काम करना है। अगर वो ना करें तो इंडिविजुअल ग्रीवेंस को भी एड्रेस कर सकता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। कैसे एड्रेस कर सकता है? इस मामले में खुद ही सूट इंस्टीट्यूट कर देगा, प्लेंट इंस्टीट्यूट कर देगा सिविल कोर्ट में, या अगर प्लेंट इंस्टीट्यूट हो गई है कि मुआवजा चाहिए या लीगल एक्शन चाहिए जिसने सिविल रॉन्ग कमिट किया है, तो वहां पर खुद भी अपने वकील के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट
कोर्ट की प्रोसीडिंग में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का ये फंक्शन भी करना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, और यह फंक्शन परफॉर्म करते समय इनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी दी गई है कि वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेंगे। सिविल कोर्ट की तरह काम करने का मतलब यह है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जब भी मीटिंग करेगा तो किसी भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक सर्वेंट्स इत्यादि को वो समन्स इशू कर सकता है कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस प्रकार के इंसिडेंट को रोकते या होने ही नहीं देते, या होगी अगर इंसिडेंट तो प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट कराते, आपने क्यों नहीं कराया। इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी की, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, पब्लिक सर्वेंट्स की लायबिलिटी भी ये इंश्योर कर सकते हैं। कहीं से भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड समन्स करना हो तो उसके लिए भी समन इशू करने की पावर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को है। कुल मिलाकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते समय एक सिविल कोर्ट की भांति काम करते हैं। समन्स के द्वारा विटनेस बुला सकते, समन्स के द्वारा रिकॉर्ड बुला सकते हैं ताकि अप्रोप्रिएट एडवाइस दे सकें, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सके, ताकि किसी भी शेड्यूल कास्ट के मेंबर के साथ इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कोई वायलेशन या आउटरेज की घटना हुई है तो उस पर एक्शन लिया जा सके। कोर्ट प्रोसीडिंग में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन बिल्कुल जनरल नॉलेज की बात है कि एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर इसमें होते हैं। सभी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की 89th अमेंडमेंट 2003 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 338B कैपिटल बी, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेपरेट बॉडी क्रिएट कर दी। पहले एक ही थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अब क्या हो गया, अलग अलग। इसके लिए 338 कैपिटल बी ऐड किया गया। जो बातें सैद्धांतिक तौर पर आपने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए सुना, वही बातें यहां नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए अप्लाई करेगी। शुरुआत से ही या कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले से ही जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया बाद में, तो उनके ऊपर बड़े जुल्म हुए। सरकार ने भी साथ दिया, सोसाइटी की तरफ से किए गए। तो कैबिनेट मिशन प्लान में भी ये बात थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कई बातें तय की गई थी। कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, उन्होंने इंडिया की जो मल्टीपल लीडरशिप थी उनके साथ डायलॉग किया और ये तय पाया कि जो बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें माइनॉरिटीज के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सफिशिएंट प्रोटेक्शन का प्रोविजन होना चाहिए। और इसलिए हम देखते क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर माइनॉरिटी के लिए कमेटी बनाई गई ताकि वो माइनॉरिटी राइट्स क्या हैं उसके बारे में रिसर्च करे और असेंबली को सजेस्ट करे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कमेटी बनी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए उसके बारे में सजेस्ट करे। तो कुल मिलाकर हमारे संविधान निर्माताओं को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के लिए बहुत चिंता थी, फिक्र थी। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी वही प्रोटेक्शन का प्रोविजन है जो शेड्यूल कास्ट के लिए। अब वो प्रोविजन एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा है, इन्फोर्स हो रहा भी है या नहीं। जो सेंटर या स्टेट की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो अप्रोप्रिएट पॉलिसी, रूल्स इत्यादि के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो उनके फेवर में उसको यूज कर रही है या नहीं, इस बारे में निगरानी रखना, इस बारे में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना, रिमाइंडर भेजना इत्यादि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का काम हो सकता है। शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन वगैरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स
गवर्नमेंट को यह भी रिकमेंड कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं या लॉ में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं या वेलफेयर प्रोग्राम्स के मामले में जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे बेटर बनाया जाए, वो रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट को दिया जा सकता है। ट्राइब्स के ऊपर इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कोई एट्रोसिटी की घटना हुई हो, उसको इन्वेस्टिगेट करना या करवाना, उसके लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इशू करना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के दायरे में आता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहां पर कि शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने, प्रमोट करने के लिए जो महती जिम्मेदारी कमीशन के ऊपर है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट कमीशन के ऊपर है, शेड्यूल ट्राइब के मामले में वही जिम्मेदारी किनको है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की। ये भी सिविल कोर्ट की तरह ही काम करेंगे। सिविल कोर्ट की तरह काम करने के लिए इनको क्यों इनेबल बनाया गया कि ये कभी भी किसी मैटर पे रिसर्च कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, कोई इंसिडेंट हुआ है उसमें वो इंक्वायरी कर रहे हो, तो इनको किसी प्रकार के लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स, लॉजिस्टिकल हर्डल्स का सामना न करना पड़े। किसी भी सरकारी ऑफिसर को चाहे कितना भी बड़ा हो, इसको ये अपने सामने हाजिरी लगवा सकते हैं इस पर्पज से कि भाई ये जब लॉ है तो इसका पालन क्यों नहीं हुआ, ये इस प्रकार की घटना कैसे हो गई, आप हमें एविडेंस में बताओ कि कैसे, क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो सिविल कोर्ट की तरह ये काम करते हैं। कंपोजिशन के मामले में भी सेम बात है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर सभी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे। एक और बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, वैसे उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का प्रोविजन पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट हुआ 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। ये बैकवर्ड क्लास जो है इनको ओबीसी समझिए, ये ओबीसी का ही नाम है, बैकवर्ड क्लासेस। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्टिंक्ट अलग से प्रोविजन कभी नहीं था। ये पहली बार आर्टिकल 338 बी के माध्यम से जोड़ा गया। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 102nd अमेंडमेंट 2018 के द्वारा ये नया आर्टिकल आया। इसके पहले क्या था? इसके पहले जो मेन प्रोविजन था वो था 340। आर्टिकल 340 कहता था कि प्रेसिडेंट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस की जांच के लिए और उसमें सुधार के, उनके कंडीशंस में सुधार के लिए रिकमेंडेशंस प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। ये बात आर्टिकल 340 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था। एक गांधीवादी नेता, राज्यसभा के मेंबर काका कालेलकर जी को उसका चेयरमैन बनाया गया था। इसी वजह से उसको काका कालेलकर कमीशन भी कहा गया। और उनको कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कौन है उसका डिफिनीशन तो हमें मालूम है, वो कौन है उनका हमने लिस्ट भी तैयार कर रखा है, उसमें पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा अमेंडमेंट भी हो सकता है उस लिस्ट में। एससी एसटी के मामले में क्या लीगल प्रोविजन है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, क्या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है। लेकिन एससी एसटी के अलावा भी कोई बैकवर्ड क्लास हो सकता है, अगर हो सकता है तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बताइए या आइडेंटिफाई कर दीजिए, और उनके मामले में क्या कंडीशंस हैं, उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए। तो इन्हीं पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 340 में बैकवर्ड क्लास कमीशन का कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि आपने अभी सुना कि 1953 में वो पहली बार काका कालेलकर जी के चेयरमैनशिप में अपॉइंट हुआ। उस कमीशन को प्रेसिडेंट ने ये मैंडेट दिया था, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये डिफाइन किया गया था कि जरा बताओ, गांधीवादी नेता काका कालेलकर पूरा इंडिया घूम गए,
कमीशन लेकर अपना सिविल कोर्ट की तरह, जिससे चाहा उससे एविडेंस लिया। लेकिन रिपोर्ट जब लेकर आए तो बड़ी हैफजर्ड रिपोर्ट। प्रेसिडेंट ने बड़ी नाराजगी जाहिर की कि जो मतलब एकदम हैफजर्ड टाइप का आपने ऑब्जर्वेशन लिखा है इसमें, कि ये भी जो आसमान के नीचे खुली धूप में काम करते हैं वो भी बैकवर्ड क्लास में काउंट होने चाहिए, जो अंधविश्वास हैं, हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो बैकवर्ड क्लास हैं, है नहीं? तो ये तरीके नहीं है ना आइडेंटिटी के। कुछ साउंड रीजनिंग बताइए, पता चले कि आदमी अनपढ़ है अपने कर्म से, बाकी घर में काफी जमीन जायदाद के हिसाब से सुखी संपन्न है, सोशली फॉरवर्ड है वो कास्ट हायरार्की में भी, और आप उसको भी बैकवर्ड क्लास में काउंट कर लीजिएगा और कॉन्स्टिट्यूशन का एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेनिफिट दिलवाइएगा, तो कैसे काम चलेगा? कुछ प्रॉपर होना चाहिए। उनके बड़े अजीब अजीब ऑब्जर्वेशंस थे कि हमने यहां पर देखा, बंगाल में देखा, इस जगह पर देखा कि एक आदमी जो जाति से ब्राह्मण है धड़ाधड़ संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन उनको लिखना नहीं आता, कुछ भी इलिटरेट है। अब ऐसे व्यक्ति को भी तो बैकवर्ड क्लास में काउंट करना चाहिए, सभी महिलाओं को बैकवर्ड क्लास में काउंट करना चाहिए। इसमें कोई प्रॉपर इंडिकेटर या फॉर्मूला यूज नहीं किया गया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमेंडेशन को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। बाद में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया, सभी जानते हैं 1978 में वो अपॉइंट हुआ, और उसमें चेयरमैन थे मिस्टर बीपी मंडल, बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और भी कुछ मेंबर्स थे। उन्होंने बड़े साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से इंडिकेटर्स फिक्स किए। वैसे तो 3 इंडिकेटर थे, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हर इंडिकेटर के अंदर कुछ और इंडिकेटर्स तय किए, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने रिपोर्ट दी कि कास्ट के बेसिस पर हम बैकवर्ड क्लास को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उन्होंने ही शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से अलग जो कास्ट बैकवर्डनेस की स्थितियों का शिकार है उसको ओबीसी कहा, अदर बैकवर्ड कास्ट, और कंबाइंड कैपेसिटी में अदर बैकवर्ड कास्ट को इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा बतलाया, 51%। और उनके लाइफ में, उनके कंडीशंस में बेहतरी के लिए मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि सरकारी नौकरियों में इनको टोटल वैकेंसी का 27% सीटों पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिस रिकमेंडेशन को काफी उतार चढ़ाव के बाद, काफी जो है अनिर्णय की स्थितियों के बाद 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने वाला ऑर्डर उस समय की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की नेतृत्व वाली सरकार ने जारी किया। बड़ा हंगामा हुआ जनरल कैटेगरी के तरफ से। ये जनरल और ओबीसी करना इस लेक्चर का पर्पस नहीं है, जो बातें हैं जिस रूप में, उस रूप में उसको प्रस्तुत करना हमारा पर्पस है। तो जनरल कैटेगरी ने बताया, विरोध किया इसका, और जनरल कैटेगरी के उस आंदोलन को पेसिफाई करने के लिए बाद में पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन उनको दिया इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ग्राउंड पे। लेकिन इस 10% वाले रिजर्वेशन ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में विचार के लिए रखा गया। 1992 के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ग्राउंड पर जनरल कैटेगरी को जो ये सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को रिजर्वेशन जो मिला उसको अपहोल्ड किया, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर कहा कि ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर बन चुके हैं, जो मलाईदार परत है, जो ऊपरी परत है, जिसको इस तरह का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और जो डिजर्व करते हैं ओबीसी में उनको बेनिफिट मिलेगा। एससी एसटी के अंदर में कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। हालांकि हाल में जो दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब एससी और एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गया है। ईवी चिनैया जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करते हुए ये जजमेंट दिया था। तो स्थिति स्पष्ट है
जो बात मैं एक्चुअल में आपको बतलाना चाह रहा हूं इस लॉन्ग वाइंडिंग प्रोसेस में वो ये है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनियन और स्टेट्स को चाहिए कि अपनी अपनी बॉडी बनाए, स्टैट्यूटरी बॉडी लॉ के द्वारा क्रिएट करे, जिसका नाम होगा बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1993 में सेंटर में, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब उसी स्टैट्यूटरी बॉडी को थोड़ा डिग्निटी, मैजेस्टी, पावर के लिहाज से अपग्रेड करने की बात थी। उनको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तरह पावर और डिग्निटी प्रोवाइड करने की बात थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 102nd अमेंडमेंट 2018 के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट कर दी गई। जो जनरल प्रिंसिपल्स मैंने आपको या जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है वही जनरल प्रिंसिपल यहां भी, कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की भी वही जिम्मेदारी होगी कि ओबीसी के प्रोटेक्शन प्रमोशन के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस हैं उनका सम्यक इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करना, उसके ऊपर निगरानी रखना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की पावर में आएगा। इंडिविजुअल या कलेक्टिव लेवल पर जहां भी राइट्स के वायलेशन इत्यादि की घटनाओं के बारे में पता चला है वहां नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस समुचित संज्ञान लेते हुए कोई भी प्रिवेंटिव या प्यूनिटिव एक्शन के संबंध में सिफारिश कर सकता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है ताकि वायलेशन, राइट्स वायलेशन के मामले में जो ऑफेंडर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिल सके। वही था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में डिस्कशन। कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, हमने लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन किया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पस से। ठीक है, थैंक यू। टिल द नेक्स्ट लेक्चर we will resume the next lecture in the series. Till then, thank you for the time being. Thank you.